हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन का जो है 23rd जैन का जो शिफ्ट वन था उसी तरह से रहा जैसा 22nd जैन रहा था। पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था। लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का ऐसा क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था। यहां पर आपको क्या करना होता है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली जो है पिछले शिफ्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आई हैं। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट। अब देखिए इन्होंने बोला है कि रेडियस ए नॉट है हाइड्रोजन के लिए, फिर इसके बाद इन्होंने हीलियम के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पूछा है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहां पर 4 आ जाएगा। हीलियम के लिए z की वैल्यू आपने 2 डाल दी यहां पे, तो आपका जो वैल्यू है 8 आर नॉट निकल के आता है। बाद में इन्होंने रेशो पूछा, मैं ए नॉट को आर नॉट लेके चल रहा हूं यहां पर, आर नॉट बाय आर का। तो आप देख सकते हैं आर नॉट डिवाइड बाय 8 आर नॉट, 1/8 इज द करेक्ट आंसर। एकदम सीधा प्रॉब्लम था बच्चों, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम पूछा गया था। यूनिट एंड डायमेंशंस में बहुत बार सवाल आ रहे हैं, लगातार हर शिफ्ट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है इस तरह की। इन्होंने यहां पर पूछा आपसे द डायमेंशन वैल्यू ऑफ बीटा बाय अल्फा। अब देखिए यहां पर जो है ये बीटा सिग्मा और अल्फा लैम्डा, इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ अल्फा लैम्डा मस्ट बी ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स किस में मेजर किया जाता है, इन्होंने पक्का इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है, तो हमें मालूम है कि यहां पर जो है ई डॉट ए करते हैं अपन यहां पे, ठीक है। देखते हैं यहां पे, तो यहां पर अल्फा का डायमेंशन जो होगा ई ए के डायमेंशन को लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बीटा का जो डायमेंशन होगा ई ए के डायमेंशन को जो है सिग्मा के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। देख लेते हैं भाई यहां पर बीटा बाय अल्फा, ई ए बाय सिग्मा, ई ए बाय लैम्डा, ठीक है। आपको दिखा लैम्डा अपॉन सिग्मा। अब लैम्डा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो चार्ज अपॉन लेंथ का डायमेंशन, एंड सिग्मा जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया बाय लेंथ मतलब जो फाइनल डायमेंशन आपका आएगा वो लेंथ का डायमेंशन आपका यहां पर बन जाएगा। अब देखते हैं लेंथ का डायमेंशन कहां पर है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि बच्चों इसका आंसर जो था ऑप्शन 1 था। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम अगेन, ठीक है। देखिए डायमेंशंस मैंने आपको बोला लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों। देखिए डायमेंशंस का एक और प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन लाइक दिस। फिर बोला है डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, देखते हैं यहां पे। अब देखिए यहां पर जो है ए बी सी और डी का डायमेंशन पूछा है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको यहां पर चेक करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर देखिए सी के साथ टी स्क्वायर एडेड है, ठीक है। ये तो डायमेंशन लेस होता है पूरा, ये पूरा डायमेंशन लेस होता है। तो ए का डायमेंशन लेंथ होगा, बी का डायमेंशन लेंथ होगा, एंड लास्टली डी का डायमेंशन भी लेंथ होगा। यहां देखिए सी टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका डायमेंशन लेंथ पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तो उसे मैं टी स्क्वायर लिख रहा हूं बच्चों यहां पे। अब देख लेते हैं कि करना क्या है आपको, ए इंटू बी इंटू सी करना है। तो अगर ए इंटू बी इंटू सी करूंगा तो एल क्यूब बाय टी स्क्वायर, और इसे डी के डायमेंशन से डिवाइड करना है, मतलब लेंथ के डायमेंशन से आपको यहां डिवाइड करना है। तो एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर किसी ऑप्शन में दिख रहा है, यस, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी बच्चों। अब देखो ये ऑप्टिक्स का एक बेसिक प्रॉब्लम यहां पर पूछा गया। क्या करना है यहां पर, स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो एक स्फेरिकल सरफेस आपको दे रखी है ये रे। बेसिकली बच्चों इस प्रॉब्लम को कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला आपको लगना है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाय आर। देखते हैं इसमें दे क्या रखा है आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बच्चों होता है n2, जहां लाइट जा रही होती है, और जहां से लाइट आ रही होती है वो n1। तो ये हुआ 3/2 v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। देखते हैं कि u और v की क्या वैल्यूज इन्होंने दे रखी है। यहां पे इन्होंने बोला कि दैट इट वाज फाउंड दैट द इमेज इज फाउंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p। जितने डिस्टेंस पर रखी है उतने ही डिस्टेंस उधर बन रही है। तो भाई अगर इसको हमने x लिया है तो इसको भी x ले लेते हैं। v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा, तो 3/2x, यहां माइनस डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस। देखते हैं भाई फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 5/2x
इज इक्वल्स टू 1/2r। वी कैन सी दैट x की वैल्यू जो है यहां पर 5r निकल के आ रही है। तो आसान ही प्रॉब्लम थी, सिंपली रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट फिफ्थ वन। फॉर ए गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू 30.5। कुछ लोगों ने इसे 0.5 भी कहा, यहां पर 30.5 भी कहा, बट देखो आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है यहां पर, बिकॉज दिस इज अ गैस पेपर, ठीक है। ये बच्चों के इनपुट से ही बनाया गया है, एक्चुअल पेपर अभी रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। व्हाट इज दिस एरिया? सबसे पहले इस एरिया की बात कर लेता हूं। ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस 2 है, पैरेलल साइड्स 200 400 इज 600, ये 600 हो गया। अब टिल 30.5 निकालना है, ये 2 है। अगर मान लो ये 30.5 एक यहां पर पॉइंट है, सो दिस डिस्टेंस इज 28.5, दिस डिस्टेंस इज 400। तो ये वाला जो एरिया है वो है 400 इंटू 28.5। इसे अगर कैलकुलेट करके चेक करता हूं तो ये लिखा हुआ है 4 इंटू 2850, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं कि क्या बन रहा है यहां पे। तो ये जो है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा बनता है 11400, 11,400। ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, दोनों को ऐड करो, टोटल एरिया इज इक्वल टू 12,000। इसमें ये ऐड करेंगे, सो दैट इज 12 किलोमीटर। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सिंपल एरिया निकालने का क्वेश्चन था बच्चों। लेट्स सी द नेक्स्ट 6 प्रॉब्लम। अब देखो ये भी प्रॉब्लम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दिया गया, बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? Two identical balls of mass m and radius r are released from rest on two inclined planes at length L as shown in the diagram. यहां से लेके यहां तक की लेंथ L दे रखी है, अगेन यहां से लेके यहां तक की लेंथ L दे रखी है। आगे देखते हैं। इफ बॉल्स आर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो आपको हाफ mv स्क्वायर तो यूज करना ही है काइनेटिक एनर्जी में, साथ साथ में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का भी इस्तेमाल करना है। ये काइनेटिक एनर्जी है नेट, ठीक है। रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स विद विच दे विल रीच ऑन द ग्राउंड। तो देखिए यहां पर लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। सो लेट मी से कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर mgh थी, और इसकी भी पर हाइट अलग अलग हो सकती है क्योंकि हाइपोटेनस सेम है, mgh2, ठीक है। वो बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पर पहले के लिए इक्वेशन लगाते हैं। mgh1 इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ आई। भाई सॉलिड स्फेयर लेके चलेंगे, स्फेयर कहा है, आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास m, बॉल तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही होता है। 2/5 mr स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। v1 ले लेते हैं, पहली बॉल के लिए लगा रहे हैं यहां पे। आप नोट करेंगे बच्चों इसे जब सॉल्व करेंगे, यहां पर mgh1 ये mv1 स्क्वायर बाय 2 प्लस mv1 स्क्वायर बाय 5 ऐड कर देंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 7/10 mv1 स्क्वायर, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है, दूसरे के लिए करोगे तो 7/10 mv2 स्क्वायर बन जाएगा, कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा यहां पे। चलिए देखते हैं, हमें तो रेशियो लेना है, तो रेशियो लेने के लिए हम देखते हैं कि सर पहली वाली सिचुएशन में आया mgh1 इज इक्वल टू 7/10 mv1 स्क्वायर। सर दूसरी सिचुएशन में आ जाएगा mgh2 7/10 mv2 स्क्वायर। जब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है बेसिकली सारा जो गेम है वो किस चीज का है, वो हाइट का है, h1/h2 का। अब देखिए हाइट कैसे लिख सकते हैं आप, अगर हाइट h1 लिखना चाहते हैं तो हाइपोटेनस पता है आपको, परपेंडिकुलर पता करनी है तो L sin 30, ठीक है। तो ये हो जाती है L sin 30, ये हो जाता है L sin 45। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1/√2 आपका यहां पर फाइनल आंसर बन जाएगा। दैट इज वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रोटेशन का जो आपने क्लास में पढ़ा हुआ होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें क्या बोला गया, हॉट वाटर मूव्स फास्टर देन कोल्ड वाटर। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट विस्कोसिटी। तो आपको पता होना चाहिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर जब बढ़ाता हूं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। अगर विस्कोसिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली जो पानी की वेलोसिटी है उस वक्त, वाटर की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
आगे देखते हैं, सोप वाटर हैव हायर सरफेस टेंशन देन फ्रेश वाटर। ये एकदम गलत है भाई। सोप वाटर जो होता है उसका सरफेस टेंशन बच्चों कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। तो दिस इज रॉन्ग। दैट इज वाई वी नीड टू चूज द स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये आपका आंसर है। थियोरेटिकल क्वेश्चन था एक, जो आप जरूर क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अच्छा, नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है, यहां पर 6, 7, 8 है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं 8 क्वेश्चन कैसे करना है। देर इज फोर्स फील्ड, एक फोर्स की फील्ड आपको दिखा रखी है यहां पर, इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स इक्वल्स टू वाई, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्सेस एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस। वर्क निकालने के लिए आपको पता होता है दैट वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है। डी एस लिखना चाहिए वहां पर। अगर मैं एक्स के लिए निकाल रहा हूं तो एक्स के लिए लूंगा तो एफ एक्स डी एक्स, वाई के लिए एफ वाई डी आई। एक जनरल फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला कहता है एफ डॉट डी एस, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि सर ये तो y फंस गया यहां पर, सो वी शुड यूज द कंडीशन x बराबर y। ट्राई करते हैं, देखते हैं। सर फोर्स वेक्टर तो पता है मुझे, एक्स क्यूब वाई आई कैब प्लस वाई स्क्वायर जे कैब। सर ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, डी एक्स आई कैब प्लस डी वाई जे कैब। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं। डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो एक्स क्यूब वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अभी इंटीग्रेट करना बाकी है, बट एक छोटी सी चीज, इस y को हटाया जा सकता है एक्स इक्वल्स टू वाई रिलेशन से, तो हटा देते हैं यहां से। एक्स की पावर 4 डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये तो बच्चों आपने अभी वर्क का जो है सिर्फ डी डब्ल्यू लिखा है, इंटीग्रेट भी बाकी है। इंटीग्रेट भी करते हैं, कहां से कहां, 0 से 2, 0 से 2। एक्स की पावर 5/5 जो है आपका यहां पर ये रिजल्ट बना, प्लस वाई क्यूब बाई 3 ये रिजल्ट बना। अब फाइनल जो है हमें सिर्फ यहां पर डेटा ही रखना है। 0 से 2 जब रखेंगे तो 0 पे तो आंसर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 32/5। 2 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 8/3। एलसीएम लेता हूं 15, तो ये 32 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 96। 8 इंटू 5 दैट विल बी 40। तो मेरा आंसर बच्चों यहां पर आ रहा है 136/15। दैट इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगेन अगर आपने वर्क एनर्जी पावर जो है क्लास में पढ़ा होगा तो ये डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम क्लास में करी हुई होती है हमारी, ठीक है। लेट्स मूव टू द 9th प्रॉब्लम। 9th प्रॉब्लम देखते हैं यहां पे। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आपको सिर्फ ये चेक करना चाहता है कि आपने थर्मो के बेसिक्स पढ़े हैं या नहीं। वॉल्यूम चेंज इज 0, ये तो आइसोकोरिक होता है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कनेक्टेड। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आइसोबारिक होता है, ठीक है। व्हेन नो हीट इज एक्सचेंज, ये एडियाबैटिक होता है। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द गैस, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ ही नहीं वहां पर, तो आइसोथर्मल होता है। तो भाई इस हिसाब से P का 1 Q का 3, P का 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, P का 1 Q का 3, R का 2 एंड S का 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था बच्चों ये थर्मोडायनेमिक्स का। लेट्स सी द 10th प्रॉब्लम। यहां देखना एक इंडक्टर का एक बेसिक यूज पूछा गया है। इन द गिवन डीसी सर्किट फाइंड द करंट थ्रू R इज इक्वल टू 12 ओम इन स्टेडी स्टेट। अब देखो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है स्टेडी स्टेट पे, इंडक्टर कैसे करता है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इंडक्टर जो है स्टेडी स्टेट पे जो है ये क्या बन जाता है, स्ट्रेट वायर। अगर मैं बात करता T इज इक्वल टू 0 पे, तो T इज इक्वल टू 0 पे ये होता है ब्रोकन वायर, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटर में, ठीक है। जो ये दिखाया है ना, इसका जस्ट रिवर्स कर देना, स्टेडी स्टेट पे जो है ब्रोकन वायर कर देना कैपेसिटर में, और T इज इक्वल टू 0 पे स्ट्रेट वायर कर देना। एक और छोटी सी समस्या कि ये स्टेडी स्टेट होता क्या है, तो स्टेडी स्टेट आती है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप क्लैरिटी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं हमारी। हमने बोला स्टेडी स्टेट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्ट्रेट वायर बनाओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई सर्किट का जो है पोटेंशियल पता है, सर्किट का जो है रेजिस्टेंस पता है, और इस हिसाब से 1 एम्पियर आपका आंसर आ जाता है। दैट वाज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट्स सी द 11th वन। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन, ठीक है, पक्का याद होगा। क्लास के अंदर स्फीयर वाला क्वेश्चन हम करते हैं, यहां पर कुछ कट करते हैं R/2 का, तो A/6 खिसक जाता है। वही कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना है आपको, पर ये डिस्क है, ठीक है। तो डिस्क के अंदर क्या होगा, आपने बोला कि देखिए भाई
ये पूरी डिस्क है जिसका रेडियस r है, 1/4 रेडियस वाली डिस्क उठाई, तो अगर पूरी डिस्क का मास जो है मैं m लेता हूं, तो 1/4 रेडियस वाली का जो मास है वो m/16. You know that all the mass is concentrated in the surface area. That is why we are doing the square of pi r square. Okay? तो pi r square का इस्तेमाल करके जो है हम इस्तेमाल करके इसे निकाल रहे हैं यहाँ पे. चलिए आगे देखते हैं. यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वही कॉन्सेप्ट जो पहले से पढ़े हुए होते हैं कि xcm इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. इसके लिए खुद के लिए इसे ऑरिजिन मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं. तो x1 की वैल्यू बच्चों 0 हो गई, तो m1 इंटू 0 मतलब m इंटू 0. x2 की वैल्यू, अब देखिए जो चीज कट करी है, कट करने वाली का मास तो नेगेटिव लूंगा ना, ध्यान रखना. मास ये रहा, x2 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वो बच्चों यहां पर 15 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2. m1 प्लस m2 होता है पर मास तो नेगेटिव है, तो दैट इज वाई m/16 नेगेटिव का लिखा है यहां पे. ये तो पूरा सर डिसअपियर हो जाएगा. मेरा न्यूमरेटर में बच रहा है 15m/16, डिनोमिनेटर में बच रहा है 15m/16. सो फाइनल आंसर इज कमिंग एज -1 सेंटीमीटर. और ये तो पता ही होता है कि भाई आपका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस में क्यों खिसकेगा, सिमेट्री है ना, सिर्फ x एक्सिस में पीछे जाएगा, तो -1,0 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 12. देखिए ये क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. छोटा सा बच्चा भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स होता है kq1 q2 बाय आर स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाय आर स्क्वायर. ठीक है, k की जगह 1/4πε0 डाल दीजिए और चेक कर लीजिए क्या दिख रहा है आपको. मुझे फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है कि जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो q1 q2 4πε0 g m1 m2. That is the correct answer. Let's see the next problem, 13th one. Which one is the correct option for a given circuit of I, V1 and V2? एक बहुत स्टैंडर्ड सवाल है जो कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर से पूछा जाएगा. ये डायोड लगा है फॉरवर्ड बायस में, तो इट विल अलाउ टू फ्लो द करंट. ये कंडक्ट करेगा डायोड. 4 और 4 पैरेलल में दिख रहे हैं तो 2 ओम हो जाएगा. 2 और 4 सीरीज में दिख रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम हो जाएगी. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6 ओम होते ही करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस वो 1 एम्पियर हो जाती है. तो सर ये गलत, ये गलत, यहां 1 एम्पियर है, यहां भी 1 एम्पियर है. पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसान हो जाता है ना. जब करंट की वैल्यू 1 होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस में ये तो 1 हो गया, जो रेजिस्टर वही पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां 4 वोल्ट और ये दोनों मिला के क्या बन रहे थे 2. तो V1 का वैल्यू 4, V2 का वैल्यू 2. ठीक है, दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 14. सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन. सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? आपने क्लास में पढ़ा होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू Li. फ्लक्स, अब किसके लिए फ्लक्स उठाएं? लेट अस अज्यूम कि हम जो है यहां पर सोलेनॉइड के लिए कर रहे हैं. सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है, फ्लक्स के अंदर मुझे B इंटू ए लिखना है. जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट NI होती है. अच्छा, अब जरूरी नहीं है हमेशा म्यू नॉट हो, अगर कोई मीडियम हो तो इसलिए हम इसे म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख देते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल, अच्छा एरिया भूल गए, ये एरिया भी है यहां पे. Li, I और I कैंसिल आउट हो गया यहां पे. मेरा जो इंडक्टेंस का वैल्यू आ रहा है म्यू नॉट म्यू आर एन और ए. अब देखिए व्हाट इज म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू आर. ये मीडियम की परमिएबिलिटी बन जाती है ना, मल्टीप्लाई होकर म्यू एम, तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, पर ओनली नहीं है, ये आगे क्या है, ज्योमेट्री है ना, वॉल्यूम कहीं ना कहीं बन सकता है यहां से. तो दैट इज वाई डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम प्रॉपर्टी, दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझना था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ये देखो यार, की शोन इन दिस सर्किट इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंडक्टर कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं. इसे आप क्लोज कर दोगे t इज इक्वल टू 0 पे. फिर पूछा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कंडीशंस एट t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 पे पूछा है. t इज इक्वल टू 0 पे कैसे बिहेव करता है ये? स्ट्रेट वायर. तो इसका मतलब सर्किट में करंट कितना जा रहा होगा? E बाय आर. चेक करते हैं. करंट इन द सर्किट इज 0. यही गलत है और गलत को ही सेलेक्ट करना था, तो हो गया आंसर. आगे पढ़ लेते हैं फिर भी. वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज मिनिमम. सही बात है.
जब यहां पर स्ट्रेट वायर है t इक्वल टू 0 पे तो वोल्टेज मिनिमम ही होगा, ठीक है। करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, सही बात है, दिख रहा है, तो पहले मैक्सिमम ही होगा। देन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, अगर यहां का वोल्टेज 0 है तो सारा वोल्टेज रेजिस्टर लेके चला जाएगा, तो ये भी सही है। हमें सही टिक नहीं करना था, गलत बताना था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। यहां क्या बोला गया, अगेन बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, दो डायपोल दिए थे, डायपोल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r3 इसी डायरेक्शन में होगी ना, ये डायपोल है, डायपोल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो उसकी एक्सियल पोजीशन है। इस डायपोल के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इसके लिए पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r3। इन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उल्टे पुल्टे डायरेक्शन में है, kp/r3। kp/r3 मेरा डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। दैट इज हाउ वी नीड टू फाइंड द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 17th। डायबिटिक एडियाबेटिक, एडियाबेटिक जो है आपको कांस्टेंट दिखा रखा है गैस का 3/2 है, ठीक है, आगे यूज करेंगे। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो पहले 273 केल्विन पे जो वॉल्यूम था इसको हमने किसी नए टेम्परेचर पे ले जाके V/4 कर दिया, ठीक है। द न्यू टेम्परेचर इज, अब देखो आपको एक इक्वेशन बस पता होनी चाहिए कि सर एडियाबैटिक के अंदर टीवी की पावर गामा-1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो टी की वैल्यू पहले 273 थी, वॉल्यूम पहले V था, गामा-1 क्या हो जाएगा, हाफ। नया टेम्परेचर नहीं पता, नया वॉल्यूम V/4, गामा-1 से ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 273 ये रूट V लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू टी, ये रूट V लिखा हुआ है, नीचे क्या आ गया 2, सर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, टेम्परेचर की वैल्यू 273 का डबल, दैट विल बी इक्वल्स टू 546 केल्विन। अब इसे वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 546 केल्विन जो है यहां पर जो है डिग्री सेल्सियस तो नहीं बनेगा, दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, सीधा टिक करिए और आगे बढ़िए। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एक एडियाबेटिक प्रोसेस का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। लेट्स मूव टू द 18th प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम जो था थोड़ा मुझे अच्छा लगा, ठीक है, रिलेटिव टू द अदर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पेपर, ठीक है। देखते हैं, गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर मीडियम का μ1 दे रखा है, एंड कहा गया है दैट हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2, पहले का r1 है, दूसरे का r2 है, ठीक है। देन R2 सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है, R2 सरफेस को हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया है, यहां पे ये दिखा दिया। देन आगे बोला गया है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस सो दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस। पहली बात तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में ये कॉम्बिनेशन एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करता है। कॉन्केव मिरर में सेम साइज की अगर आपको इमेज बनानी है रियल एंड इन्वर्टेड, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना होता है, मतलब डबल ऑफ द फोकल लेंथ। देखते हैं, तो सर फोकल लेंथ निकाल दो, ठीक है, तो आप अगर आप फोकल लेंथ निकाल दोगे, अगर आप यहां पर फोकल लेंथ निकाल दोगे तो जो आपका आंसर होगा दैट इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा सर, तो इसका जो 1/f इक्विवेलेंट होता है वो 1/fm माइनस 2/fl, ठीक है सर। fm मिरर के लिए कैसे लिखेंगे, R2 का आधा, ठीक है भाई, R2 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, उसका आधा, तो R2/2, ठीक है। बट ये इसी डायरेक्शन में है, विद साइन रखेंगे हम तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो ये गलती नहीं करनी है, नेगेटिव रखना है सर। आगे क्या करें, आगे देखो -2/fl, fl क्या होता है सर, म्यू रिलेटिव -1, तो म्यू रिलेटिव मतलब μ2/μ1 -1, और आगे 1/r1 -1/r2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। आई होप बातें समझ में आ रही होगी, कोई ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट चीज हम नहीं कर रहे हैं, सीधी बातें कर रहे हैं। तो यहां पर जो है मैं क्या करता हूं, इन 2 को उठा के यहां ले आता हूं, 1/2f नेगेटिव साइन के साथ ही ले आता हूं, देखते हैं बाद में क्या होता है, इज इक्वल्स टू यहां लिखा हुआ है 1/r2 प्लस इसी क्या कर दिया μ2 माइनस μ1, नीचे μ1 चल रहा है, और यहां क्या कर दिया r1 प्लस r2, नीचे r1 r2 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब यार यहां पर R2 अकेला अच्छा नहीं लग रहा, एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, ठीक है।
-1/2f इज इक्वल्स टू, ये हुआ μ1r1r2। सर ये यहां पर μ1r2 रह गया प्लस μ2 माइनस μ1 r1 प्लस r2। ठीक है, यही कहीं आंसर कुछ निकालना था हमें। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आगे कुछ बन रहा है क्या यहां पे। अब मैं यहां पर अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूं तो अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं आंसर तक यहां पर पहुंचा हूं। होपफुली इस ब्रैकेट को कहीं ओपन करके देखना पड़ेगा, तभी आंसर का पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसको उल्टा कर दो, -2f, ये जो पोजीशन है ये निकल के आ रही है μ1r1r2। डिनोमिनेटर के अंदर जो चल रहा है यहां पे μ1r2 है, मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं कोई गिवन आंसर है उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लूं, तो फिर तो ओपन ही करता हूं, और कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास। मैंने बोला μ1r2, ठीक है, यहां पर μ2r1 और μ2r2, आगे नेगेटिव साइन के साथ μ1r1 और μ1r2। आपने देखा पहला और लास्ट टर्म कट गया आपस में, -2f की वैल्यू μ1r1r2 डिवाइड बाय। अब देखिए यहां पर मेरे को जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये तो 100% आंसर नहीं आएगा, ये तो कुछ अजीब सा ही है। ये और ये बन सकते हैं सेकंड थर्ड, ये भी नहीं बनेगा, फोर्थ भी अजीब सा ही है, कुछ गलत ही है। ठीक है, यहां पर दिख रहा है इसने 2r1, 2 तो मुझे कहीं आता हुआ नहीं दिख रहा मेरे में। ठीक है, हो सकता है ऐसा आ जाए, तो ऐसा फिट करने की एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी एक छोटी सी समस्या ये है कि μ1 इंटू μ2 तो नहीं आया मेरा कहीं भी। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। यहां पर मुझे जो गलती लग रही है इसके अंदर छोटी सी वो ये है, क्योंकि देखो फिर से ये गैस पेपर है तो कुछ छोटी गलती हो सकती है यहां पे। मुझे लग रहा है μ2 कॉमन लूंगा तो मेरा r1 प्लस r2 तो बन गया, यहां -μ1r1 लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां पर तो ये ब्रैकेट मेरे हिसाब से गलत लग गया है यहां पे, ये यहां लगना चाहिए था और इस ब्रैकेट की जरूरत थी नहीं यहां पे। तो अगर आप देख रहे हैं आंसर 2 ही है। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट सॉल्यूशन यहां पर आप लोग के लिए किया है। दैट इज हाउ वी कैन से दैट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा कि भाई कैसे जो है सिल्वरिंग ऑफ द मिरर का जो कॉन्सेप्ट है ये बार बार इस साल के पेपर में पूछा जा रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम 19th। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट जो होता है सी थीटा, इसका तो कोई डायमेंशन है नहीं। टॉर्क का डायमेंशन जो होता है न्यूटन इंटू मीटर, एनर्जी का भी वही होता है mL2T-2। ठीक है, इस हिसाब से जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट 20th प्रॉब्लम। ये पूछा गया था बच्चों यहां पर। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर ये फॉर्मूला ध्यान रखते हैं कि भाई ये जो हाइट जो इसके अंदर है उसका लेना देना होता है यहाँ पे, उसके हिसाब से जो टाइम पीरियड आता है 2π√h/g आता है। अगर मैं h निकालना चाहता हूं तो इसको बॉयंसी का कंडीशन जो है अगर फ्लोट कर रहा है तो वेट को बैलेंस कर देता हूं। नीचे वेट लग रहा है mg, वो होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वी सबमर्ज इंटू जी के बराबर। ये गया। मास की वैल्यू 10 ग्राम है तो 10 इंटू 10⁻³ डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ है। वॉल्यूम सबमर्ज्ड, सारी चीजें ऐसा यूनिट में ही करते हैं, बेटर रहेगा यहाँ पे। तो यहां पर दे रखा है कि लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका नीचे का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, करते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा सर वॉल्यूम सबमर्ज इज 100 इंटू एच, पर ये तो सब सेंटीमीटर में लिख दिया ना, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो एच किस में आएगा मेरा, सेंटीमीटर में आएगा भाई, तभी तो 10⁻⁻6 किया है। ठीक है, तो सर ये गलत लिख रखा है भाई, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने में थोड़ी गलती हुई है यहाँ पे। वो जो है 10⁻³ ही चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं ये देखता हूं कि 3 और -6 बन के -3 बनते हैं और -3 को कैंसिल आउट कर देते हैं, मेरी h की जो वैल्यू है वो 1/10 सेंटीमीटर निकल के आती है। उससे मैं कह सकता हूं h इज इक्वल टू 1/1000 मीटर्स। ये पता चल गया। बस इसके अंदर आप डेटा डाल दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 2π√, ये 1/1000 था और g की वैल्यू 10 थी, तो 2π/100 दैट इज π/50। होपफुली समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने यहां पर किया है। तो एक आसान ही क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है। लेट्स सी दी प्रॉब्लम नंबर 21। 20 तक हम कर चुके थे। 21st प्रॉब्लम क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को किस तरह से करना होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है मैग्नीट्यूड्स का, सॉरी एम्पलीट्यूड्स का, वो होता है ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट की वैल्यू जो है ई नॉट बाई सी, हर ऑप्शन में वही दे रखी है। चलिए, अगर ये कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये गलत, भाई साइन में क्यों कन्वर्ट कर दिया, कॉस ही रहेगा। अब देखिए, आपको डायरेक्शन समझना है, एक जगह है 3i के प्लस 4j के, एक में दोनों नेगेटिव है, ये कैसे पता चले। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, वेव प्रोपेगेट कर रही है, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ना z, इसका मतलब के कैप डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज के कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज इन 4i कैप माइनस 3j कैप। आपको पता होना चाहिए दैट अगर मैं E क्रॉस B करता हूं तो वेव की डायरेक्शन मिलती है, पर अभी B निकालना है। B निकालने के लिए करना पड़ेगा V क्रॉस E। तो यहां पर अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे B का डायरेक्शन मिलना चाहिए। दिस इज ओनली फॉर डायरेक्शन, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। यहां पर V की वैल्यू जो है आपकी k कैप है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं 4i कैप माइनस 3j कैप से क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने देखा k क्रॉस i करने पे जो है आपका ये j बन जाएगा, देन -3 लिखा हुआ है k क्रॉस j क्रॉस के i होता है भाई, k क्रॉस j माइनस i हो जाता है। तो मेरे को ये आंसर आ रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस हिसाब से ये आपका आंसर सही हो जाता है जो दे रखा है। तो समझिएगा बच्चा गलती यहां पर ये करता है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, बट डायरेक्शन कैलकुलेशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 22nd प्रॉब्लम पे चलते हैं। 22nd प्रॉब्लम क्या कहता है, ये कहता है टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस में है, इसका जो रेडियस है वो r के बराबर है, ये अगर डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x है। आगे देखते हैं। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ऑप्टिक्स से अच्छे सवाल थे इस शिफ्ट के अंदर बच्चों, ठीक है। दैट द इमेज ऑफ वन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। एक की इमेज दूसरे के ऊपर बन जाती है, तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यह है कि लाइट रे यहां से अगर गई तो भाई वहां इमेज बनाने के लिए बाय सिमेट्री उसे ऐसे पैरेलल होना पड़ जाएगा, तभी हो सकता है। तो सर इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर कैसे निकालें, आपको सिंपली रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर वेव स्ट्रेट हो गई है, मतलब लाइट रे स्ट्रेट हो गई है, तो भाई हमें समझ में आ गया है कि v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर v इनफाइनाइट तो ये पूरा खत्म हो गया। माइनस n1 मतलब 1, u की वैल्यू माइनस x, n2 माइनस n1 रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। इसको उल्टा करते ही आपका सही आंसर आ जाना चाहिए, दैट x इज इक्वल टू r डिवाइड बाय म्यू माइनस 1। तो ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया है, दैट इज वाई सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी के कुछ सवाल बचे हैं सिर्फ। 23rd प्रॉब्लम देखिए, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है यहां पे। ये क्या कह रहा है समझते हैं इसे। रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट A2 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ एलिमेंट A1। अगर A1 का डिके कांस्टेंट लैम्डा है तो A2 का डिके कांस्टेंट उससे 3 गुना है, 3 लैम्डा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट 1 टू एलिमेंट 2, ठीक है, आफ्टर वन लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ A2। हाफ लाइफ किसकी लेनी है, A2 की, ठीक है। तो भाई हम बोल सकते हैं सर पहले एलिमेंट के लिए n1 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, n2 इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस 3 लैम्डा टी। सर रेशियो निकालने के लिए डिवाइड कर देते हैं। ये जो वैल्यू निकल के आती है ये भाई माइनस 3 लैम्डा ऊपर जाके जो है प्लस हो जाएगा और e की पावर 2 लैम्डा टी बन जाएगा वो, ठीक है। कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। सर टाइम का क्या इस्तेमाल करें, आपको बोला है टी हाफ ऑफ किसका ले लो, आप A2 का ले लो। तो टी हाफ ऑफ A2 कैसे लोगे आप बोलोगे ln2 डिवाइड बाय लैम्डा, यही तो टी हाफ होता है, और किसका लेना है A2 का, तो फिर 3 लैम्डा लूंगा यहां पे। सर ये कट गया, मेरा आंसर बन रहा है, अच्छा ये 2/3 ऑफ ln2,
इसे कैसे लिखते हो? इसे लिखते हो ln2 में पावर को ऊपर चढ़ा दो, e की पावर ln गायब हो गया, 2 की पावर 2/3 इज दी आंसर। एक बहुत बेसिक सा सवाल था रेडियो एक्टिविटी का, डेफिनेटली हम प्रैक्टिस जरूर करते हैं ऐसे सवालों को, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिरी क्वेश्चन कैसा है। यहां पर हमारे पास बच्चों टोटल 24 क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने आपको टोटल 24 क्वेश्चंस यहां पर करा दिए हैं। ऐसे ही और शिफ्ट के सॉल्यूशंस भी आप लोग के लेके आएंगे। बुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 125 जूल स्ट्राइक्स ए लीड ब्लॉक वेयर टेम्परेचर राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लीड ब्लॉक को जाके हिट कर रही है, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज कर गया इसका? 50 डिग्री सेल्सियस से। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लीड इज दिस, इसकी एस की वैल्यू 0.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, देन द मास ऑफ लीड ब्लॉक इज, इसका मास पता करना है भाई। अज्यूम हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड टू हीट m ग्राम, देन 2m इज, ठीक है। अच्छा, आधी कन्वर्ट हो जाती है, लीड ब्लॉक का मास m है तो आपको 2m की वैल्यू बता देनी, ठीक है, बता देंगे, ठीक है। आधी एनर्जी कन्वर्ट होगी भाई, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ विल गो टू ms डेल्टा टी, ठीक है। 125/2 m निकालना है, ये 0.1, डेल्टा टी इज 50, ठीक है। अब यहां को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा, 125/2 इज इक्वल टू 5m, m की वैल्यू कितनी आ रही है? 25/2 के बराबर। आंसर क्या देना था? 2m, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 50, सॉरी बाय मिस्टेक, ट्वाइस करेंगे हम यहां पे, तो हमारा जो आंसर है यहां पे 25/2 का जो है डबल करने पे 25 हो जाएगा। तो गाइस, दिस वाज द पेपर ऑफ शिफ्ट 1 ऑफ 23rd जनवरी। वी विल ब्रिंग द अदर सॉल्यूशंस आल्सो, आपके लिए जो है 23rd जनवरी का शिफ्ट 2 का जो है सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। और इसके अलावा जो है 24th जैन, आपको मालूम है 28 एंड 29 को भी पेपर होने वाले हैं। आई विल सजेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम 28 29 को है, वो डेफिनेटली इन सारे पेपर्स को करके जाएं। जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस निकल के आ रहा है, फिजिक्स वैसी ही आ रही है जैसे लगातार आती थी हमेशा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बच्चे कर पा रहे हैं। केमिस्ट्री भी इजी आ रही है, बट मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं, लेंदी आ रही है। सो आई विल सजेस्ट कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों।